नमस्कार। वीडियो मैंस टॉप एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत और अभिनंदन है। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। और आज हम विश्व का जो भूगोल का पोर्शन है, जिसमें महाद्वीप हैं, नदियां हैं, अन्य भौगोलिक क्षेत्र हैं, वहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन पर बात करेंगे। और एक ही क्लास में विश्व के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनके कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन पर हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से संग्रहित पर्वत का सही युग्म है? ए अरावली, विंध्याचल, पारसनाथ, बी किलिमंजारो, फ्यूजियामा, पोपा, सी ब्लैक फॉरेस्ट, सॉल्ट रेंज, सियरा नेवेदा, और डी एंडीज, रॉकी, एटलस। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि संग्रहित पर्वत का सही युग, संग्रहित पर्वत कौन से होते हैं? ऐसे पर्वत जिनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा निकला है उस लावा के संग्रहण से हुआ है, उन्हें हम संग्रहित पर्वत कहते हैं। इसका मतलब ज्वालामुखी जो पर्वत है वह सभी संग्रहित पर्वत का उदाहरण माने जाते हैं। देखिए, ज्वालामुखी पर्वत कौन से हैं? तो देखिए, किलिमंजारो, फ्यूजियामा और पोपा, यह सभी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, इसीलिए इनका सही उत्तर है वह बी, जो कि संग्रहित पर्वत यानी कि ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत संग्रहित पर्वत। यदि हम अरावली, विंध्याचल और पारसनाथ की बात करते हैं तो यह जो है यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण माने जाते हैं। और अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, लेकिन वर्तमान में वह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानी जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट, सॉल्ट रेंज और सियरा नेवेदा यह भ्रंशोत पर्वत है। कैसे हैं? भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माने जाते हैं। और एंडीज, रॉकी और एटलस यह नवीन वलित पर्वत है। तो इस तरह से संग्रहित पर्वत यानी कि पर्वतों के प्रकार के रूप में पूछा जा सकता है कि अवशिष्ट पर्वत कौन से हैं, वलित पर्वत कौन से हैं, भ्रंशोत पर्वत कौन से हैं और ज्वालामुखी पर्वत कौन से हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। ए, वलित पर्वत का निर्माण अभिसारी गति से उत्पन्न तनाव मूलक बल का परिणाम है। बी, वलित पर्वत मुख्य रूप से चाप के आकार के होते हैं। सी, वलित पर्वतों की लंबाई व ऊंचाई अधिक होती है। और अल्पाइन पर्वत समूह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वलित पर्वत होते क्या है। तो वलित पर्वतों की जब बात करते हैं तो वलित पर्वतों का जो निर्माण है वह अभिसारी गति से उत्पन्न संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप वलन की क्रिया से होता है। यानी कि वलित पर्वत जिनका निर्माण अभिसारी गति, जब प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है तो उसे हम अभिसारी गति कहते हैं। और अभिसारी गति के कारण संपीड़न बल की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और संपीड़न बल के कारण वलन की क्रिया से जो पर्वत बनते हैं उन्हें हम वलित पर्वत कहते हैं। दूसरा, वलित पर्वत जो है इनकी जो आकृति होती है यहां चाप के आकार के होते हैं। इस तरह से चाप के आकार के, ARCH, आर्च या चाप के आकार के यहां होते हैं। तीसरा, इनकी ऊंचाई भी ज्यादा होती है और लंबाई भी क्या होती है? ज्यादा होती है।
इसीलिए ध्यान रखना, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है वह एंडीज पर्वतमाला है, जो कि एक वलित पर्वत है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला की बात करें तो हिमालय पर्वतमाला है, जो कि एक क्या है, वलित। तो इनकी लंबाई भी ज्यादा होती है और ऊंचाई भी क्या होती है, ज्यादा होती है। और तीसरा और है जो अल्पाइन है, अल्पाइन श्रेणी के जो पर्वत है यह सभी नवीन वलित पर्वत है। कैसे हैं, नवीन वलित पर्वत है, क्योंकि इनका निर्माण टर्सरी काल साइनोजोइक एरा में जो है वलन की क्रिया से हुआ है। तो यदि हम प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। सबसे पहला है, वलित पर्वत का निर्माण अभिसारी गति से उत्पन्न तनाव मूलक बल का परिणाम है। यह गलत है, क्योंकि अभिसारी गति के कारण संपीड़न बल, कौन सा बल उत्पन्न होता है, संपीड़न, कंप्रेशन जो है उत्पन्न होता है, तनाव मूलक बल नहीं होता है। इसलिए इसका सही उत्तर है ए। वलित पर्वत मुख्य रूप से चाप की आकृति के होते हैं। वलित पर्वतों की लंबाई जो है अधिक और ऊंचाई भी क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं सब आपको वलित पर्वत में मिलेगी। विश्व की जितने भी लंबाई वाले पर्वत हैं वह सब वलित पर्वत हैं। और अल्पाइन समूह जो है वह नवीन वलित पर्वत है, क्योंकि अल्पाइन समूह के पर्वतों का निर्माण साइनोजोइक एरा, तृतीयक महाकल्प के यानी टर्सरी कालीन जो है काल में तृतीयक युग के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अल्पाइन पर्वत समूह का सही युग्म है। ए अरावली अपलेशियन, बी यूराल विंध्याचल, सी किलिमंजारो चिंबारोजी, डी एटलस रॉकी। देखिए अल्पाइन समूह का जो पर्वत है इनका जो निर्माण है वह साइनोजोइक एरा, टर्सरी काल में हुआ। और इस काल में जो पर्वत बने उनमें है ओल्पस पर्वत, एटलस पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत और हिमालय। यह सभी अल्पाइन समूह के अंतर्गत हैं और यह सभी जो पर्वत हैं यह नवीन वलित पर्वत है। कैसे पर्वत हैं, नवीन वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है डी, एटलस और रॉकी जो है अल्पाइन पर्वत समूह के अंतर्गत है। यदि हम अरावली और अपलेशियन की बात करते हैं तो यह दोनों हैं प्राचीन वलित पर्वत। कैसे हैं, प्राचीन वलित पर्वत है। किलिमंजारो और चिंबेरेजी की बात करें तो यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। और यूराल और विंध्याचल की उत्पत्ति जो है पहले हुई है, यानी कि अरावली के बाद में, और हिमालय से पहले, यानी कि जो द्वितीय पर्वतीकरण हुआ उसमें इनका निर्माण हुआ था। इसीलिए यह भी जो है प्राचीन या अवशिष्ट पर्वत के रूप में हमें दिखाई देते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करें। ए जाग्रोस पर्वत ईरान, बी यूराल पर्वत रूस, सी कोस्ट रेंज यूएसए और डी एल्गन पर्वत केन्या। देखिए जाग्रोस पर्वत ईरान में है, यह सही है। यूराल पर्वत रूस में है, यह सही है। और यह यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। कोस्ट रेंज पर्वत जो है यह यूएसए में है, यह गलत है। इसका सही उत्तर है सी, कोस्ट रेंज जो है यह कनाडा में है। कहां पर है, कनाडा में है। जबकि यूएसए में जो पर्वत है उसका नाम है कॉस्केड।
कास्केड रेंज के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि कहां पर है, यूएसए में, और कोस्ट रेंज जो है वह कनाडा में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगान, जो कि कनाडा की या कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। और एल्गन पर्वत जो है यह केन्या में है और यह एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण माना जाता है। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण माना जाता है, तो इसका सही उत्तर ऐसी कोस्ट रेंज यह यूएसए में नहीं कनाडा में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से फ्रांस इटली की सीमा का निर्धारण करता है, यानी कि कौन सा पर्वत है वह फ्रांस और इटली की सीमा का निर्धारण करता है? ए जालोन पर्वत, बी ऑल्पस पर्वत, सी पिनेरिज पर्वत और डी वॉशेस पर्वत। ध्यान रखना, जालोन पर्वत की बात करें तो यह नॉर्वे और स्वीडन के मध्य है। ऑल्पस पर्वत की बात करें तो यह फ्रांस और इटली के मध्य है। पिनेरिज पर्वत यह फ्रांस और स्पेन के मध्य है और वॉशेस पर्वत यह फ्रांस और जर्मनी के मध्य, इसीलिए इसका सही उत्तर है वह है बी। और ऑल्पस पर्वत जो है यह एक नवीन वलित पर्वत है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट ब्लैंक या माउंट ब्लैक के नाम से जानते हैं, जो कि ऑल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रूस सीमा का निर्धारण करती है, यानी कि कौन सी नदी जो है वह रूस और चीन की सीमा का निर्धारण करती है? निम्नलिखित में से रूस चीन की सीमा का निर्धारण करती है। ए ओडर नदी, बी टोगस नदी, सी आमुर नदी और डी रियो ग्रांडे नदी। देखिए, ओडर नदी की बात करें तो ओडर नदी जो है यह जर्मनी और पोलैंड की सीमा का निर्धारण करती है। टोगस नदी जो है यह पुर्तगाल और स्पेन की सीमा का निर्धारण करती है। आमोर नदी जो है यह रूस और चीन की सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी यह यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। इसका सही उत्तर है सी आमूर नदी, और यह एशिया महाद्वीप में बहती है। कहां बहती है? एशिया महाद्वीप में यह बहती है। और टोगस नदी जो है यह आइबेरियन पठार पर बहती है। आइबेरियन पठार पर यह बहती है। और रियो ग्रांडे नदी जो कि यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, और यह उत्तरी अमेरिका की या यूएसए की सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। यूएसए की सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो रियो ग्रांडे। लेकिन भारत में यदि पूछा जाता है तो भारत में कोसी नदी जो है वह मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसे हम बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कर कूट का चयन करें। एक और जो है प्रमुख पर्वत हैं, दूसरी और जो है उनकी प्रमुख चोटियां हैं। इसमें से कौन से युग्म सही है?
सबसे पहला ए रॉकी पर्वत माउंट मैकिनले, बी एटलस पर्वत माउंट टुबकले, सी कॉकेसस पर्वत माउंट एल्ब्रुस और डी एंडीज पर्वत माउंट एकांगुआ। देखिए रॉकी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एल्बर्ट है, माउंट मैकिनले नहीं है। माउंट मैकिनले जिसे हम माउंट देनाली के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? माउंट देनाली के नाम से जानते हैं। और यहां अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, किसकी? अलास्का श्रेणी जो कि यूएसए का भाग है, अलास्का में स्थित है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है, रॉकी पर्वत की नहीं है। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो जिसमें ए है तो यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा और यहां भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बी, सी और डी। एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है यहां माउंट टुबकुले है, यह सही है। यह अफ्रीका महाद्वीप में है। कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, मोरक्को में है, मोरक्को में। कॉकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और कॉकेसस पर्वत है यह यूरोप और एशिया की सीमा का निर्धारण भी करता है। एंडीज पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ जो कि चिली में है। और एंडीज पर्वत जो है यह दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि 7000 किलोमीटर लंबी है। और माउंट एकांगुआ यहां गैर एशियाई देशों में सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि एशिया महाद्वीप को छोड़ दें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ जो कि एंडीज पर्वत पर चिली में दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इस तरह से हमें प्रश्न जो है पर्वतों को लेकर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। ए तिब्बत का पठार, बी मैक्सिको का पठार, सी एनातोलिया का पठार, डी ओजार्क का पठार। देखिए सबसे पहला अंतरा पर्वतीय पठार क्या होते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार का मतलब ऐसे पठार जो कि दो पर्वतों के मध्य में। यदि हम बात करें तिब्बत का पठार, तो तिब्बत का जो पठार है यहां कुनलुन और हिमालय पर्वत के बीच में विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो कि तिब्बत में है। वर्तमान में यह जो है चीन के आधिपत्य में है। तो इसका मतलब तिब्बत का पठार अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। दूसरा है मैक्सिको का पठार। यह जो है पूर्वी सियरा मांद्रे और पश्चिमी सियरा मांद्रे जो कि मैक्सिको में स्थित है। दोनों श्रेणियों के बीच में यह भी एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। एनातोलिया का पठार यहां जो है पॉन्टिक और टोरस पर्वतों के मध्य तुर्की में स्थित है। कहां पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। और यह भी एक जो है अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। आजोर का पठार यह यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में है। और यह एक जो है गुंबदाकार पठार है। यहां एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर है डी, आजोर का पठार। कई किताबों में एजोर का पठार भी लिखा हुआ है। एजोर या आजोर का पठार यह यूएसए में उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यह एक गुंबदाकार पठार है। बाकी तीनों ही अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है।
अगला है निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, एक और विश्व के प्रमुख पठारें, दूसरी और महाद्वीपें, कौन सा इसमें असुमेलित है? सबसे पहले ए कोलंबिया पठार दक्षिण अमेरिका, बी कोलोराडो का पठार उत्तरी अमेरिका, सी बाई का पठार अफ्रीका और याकूत का पठार एशिया। कोलंबिया का जो पठार है यह दक्षिण अमेरिका में नहीं है, यह उत्तरी अमेरिका में है। कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। तो इसमें से पहला युग्म जो है असुमेलित है। कोलोराडो का पठार यह उत्तरी अमेरिका में है, यह सही है। और कोलोराडो का जो पठार है यह एक तरुण पठार का उदाहरण है। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा एक तरुण पठार है? तो कोलोराडो का जो पठार है उत्तरी अमेरिका का, यह एक तरुण पठार का उदाहरण है। बाई का पठार यह अफ्रीका में है, अफ्रीका का एक देश है अंगोला, अफ्रीका के अंगोला में यह स्थित है बाई का पठार। और याकूत का पठार यह एशिया में, जो कि मध्य साइबेरिया का भाग है, मध्य साइबेरिया में यह स्थित है याकूत का पठार। तो इसका सही उत्तर है ए कोलंबिया का पठार दक्षिण अमेरिका में नहीं है, जबकि कोलंबिया जो देश है वह दक्षिण अमेरिका का देश है, लेकिन कोलंबिया का पठार यह उत्तरी अमेरिका में है। निम्नलिखित में से पवनकृत पठार का उदाहरण है? ए बोलिविया का पठार, बी पोतवार का पठार, सी कटंगा का पठार, डी पामीर का पठार। देखिए पवनकृत पठार, पवनकृत पठार का मतलब ऐसा पठार जिसका निर्माण पवन के द्वारा हुआ है। तो यदि हम बात करें बोलिविया का पठार, तो बोलिविया का पठार यहां पेरू और बोलिविया के मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो कि पवनकृत पठार नहीं है। दूसरा है पोतवार का पठार, यह पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। और इसी पठार पर एक पर्वत है जिसका नाम है सॉल्ट रेंज श्रेणी। सॉल्ट रेंज पर्वत। और यहां जो है यहां एक पवनकृत पठार का उदाहरण माना जाता है। इसका सही उत्तर है बी। कटंगा का पठार की बात करें तो यह अफ्रीका में है। कहां पर है? अफ्रीका के कांगो गणराज्य में स्थित है। कांगो गणराज्य में स्थित है, जहां पर तांबे के भंडार है। और पामीर का पठार यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। तो पवनकृत पठार का उदाहरण है वह है पोतवार का पठार, जो कि पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से गिरिपदीय पठार का उदाहरण है? ए सान का पठार, बी लोएस का पठार, सी पेंटागोनिया का पठार, डी छोटा नागपुर का पठार। देखिए गिरिपदीय पठार, गिरिपदीय पठार का मतलब है कि जो गिरि का मतलब पर्वत के तलहटी में जो पठार है वह गिरिपदीय पठार कहलाता है। यदि हम बात करें सबसे पहले शान का पठार, तो शान का पठार जो है यहां म्यांमार में है। कहां पर है? म्यांमार में है। और यह एक जलकृत पठार है। कैसा है? जलकृत पठार है। लोएस का पठार यह चीन में है। और यह एक पवनकृत पठार है, पवन के द्वारा निर्मित है। पेंटागोनिया का पठार यह अर्जेंटीना में है। और यहां एंडीज पर्वत के गिरिपाद में स्थित होने के कारण इसे हम गिरिपदीय पठार कहा जाता है। इसका सही उत्तर है सी। और छोटा नागपुर का पठार यह एक
गुंबदाकार ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार है, जो कि भारत में स्थित है। कहां पर है? भारत में, मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है। और इसी छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा खनिजों का भंडार छोटा नागपुर का पठार है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। ए वेल्ड, बी डाउन्स, सी लानोस, डी प्रेयरीज। सबसे पहले बात करते हैं वेल्ड। वेल्ड कहां पर है? तो वेल्ड जो है यहां दक्षिण अफ्रीका में है। और यहां शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान है, जिसे हम मक्का त्रिभुज के नाम से जानते हैं। मक्का त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। डाउन्स की बात करते हैं तो यहां ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है। यहां भी शीतोष्ण घास के मैदान है, जिसे ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि कहा जाता है। लानोस यहां वेनेजुएला में है। और यहां उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और प्रेयरीज यहां उत्तरी अमेरिका के कनाडा और यूएसए में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान है, जिसे कनाडा में गेहूं पेटी और यूएसए में मक्का पेटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो लानोज शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। निम्नलिखित में से हिमानीकृत मैदान का उदाहरण है। ए संप्राय मैदान, बी लोएस मैदान, सी टिल का मैदान, डी एच प्लेन का मैदान। हिमानीकृत मैदान का मतलब है जो ग्लेशियर है, जो बर्फीले, जो बड़े बड़े भूखंड होते हैं, जिन्हें हम हिमनद कहते हैं, उनके कारण जिन मैदानों का निर्माण होता है उन्हें हम हिमानीकृत मैदान कहते हैं। यदि हम बात करते हैं ए संप्राय मैदान, तो संप्राय मैदान यहां नदियों द्वारा निर्मित मैदान होते हैं, यानी कि नदीकृत मैदान। नदीकृत मैदान जो है वहां संप्राय मैदान कहलाते हैं। लोएस के मैदान यहां पवनकृत मैदान होते हैं। कैसे होते हैं? पवनकृत मैदान होते हैं। और विश्व में सबसे ज्यादा लोएस संरचना है यहां चीन में पाई जाती है। और लोएस संरचना में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और इसीलिए विश्व में सबसे ज्यादा चावल उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। टिल का मैदान यहां हिमानीकृत मैदान होते हैं। हिमानीकृत मैदान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टिल का मैदान। और एच प्लेन का मैदान यहां रसायन अपक्षरण या अपक्षय से निर्मित मैदान होते हैं, उन्हें एच प्लेन का मैदान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, टिल का मैदान हिमानीकृत मैदान का उदाहरण है। निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं है। ए ह्यूरन, बी विनीपेग, सी इरी, डी मिशिगन। देखिए ग्रेट लेक्स, जिन्हें हम फिंगर लेक्स की भी संज्ञा देते हैं, और यहां कहां पर है? यूएसए और कनाडा, इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित है, जिसमें
कौन कौन सी झीलें हैं? एक तो है सुपीरियर झील, उसके बाद है ह्यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारिया। इन पांचों झीलों को संयुक्त रूप से जो है फिंगर लेक्स कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, विनिपेग। यहां कनाडा में स्थित है। कहां पर है? कनाडा में है। और यहां कैनेडियन सील्ड, कैनेडियन सील्ड का भाग है, ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं है। और ग्रेट लेक्स में जो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील है, इन दोनों को जोड़ने वाली लहर क्या कहलाती है? सू नहर कहलाती है। बहुत बार पूछा जाता है सू नहर किन को जोड़ती है? तो सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है। इरी और जो ओंटारिया है, इन दोनों को जोड़ने वाली नहर है वेलेंड नहर, दोनों को जोड़ती है। और इन जो ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील है वह सुपीरियर है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इनमें सबसे छोटी है ओंटारिया झील। कौन सी है? यहां ओंटारिया झील है। और ओंटारिया झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदबुक एस्चुरी का निर्माण करती है। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही कूट का चयन करें। एक और विश्व की प्रमुख झीलें हैं, दूसरा और देश है कि वह झील किस देश में। सबसे पहले बात करते हैं ए, विक्टोरिया। विक्टोरिया जो झील है यहां 3 देशों की सीमा पर है, लेकिन मुख्य रूप से यहां तंजानिया में है, इसीलिए ए का होगा तंजानिया, यानी कि ए का 4। तो ए का 4 यहां और यहां, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसके बाद है बेकाल झील। बेकाल झील जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत रूस में है, तो बी का 3, बी का 3। सी है इटास्का झील, यहां संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो सी का 2, सी का 2। और डी है मर्केबो झील, यहां वेनेजुएला में है, डी का पहला। तो इसका सही उत्तर है वह है डी। और विक्टोरिया झील यहां अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। और इसी झील से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो पूछा जा सकता है भूमध्य रेखा किस झील से गुजरती है? तो विक्टोरिया झील से भूमध्य रेखा गुजरती है। बेकाल झील जो है यह विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि रूस में है। और इटास्का झील यहां यूएसए में है, जहां से मिसिसिपी नदी निकलती है। और मर्केबो जो झील है यहां वेनेजुएला में है, और इसके आसपास जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्या है? भंडार है मर्केबो वेनेजुएला में। निम्नलिखित में से ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में स्थित झीलों का सही युग्म है। ए, विक्टोरिया नासिर वोल्टा, बी, नियासी टंगनिका किबू, सी, टंगनिका पोपा अल्बर्ट, डी, एडवर्ड आयर बेकाल। देखिए, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जिससे हम अफ्रीका की महान सीमा भ्रंश कहते हैं, या भ्रंश घाटी के महान सीमा भ्रंश घाटी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें कौन कौन सी आती हैं? तो देखिए, सबसे पहले आती है अल्बर्ट, अल्बर्ट, एडवर्ड, किबू, टंगनिका, नियासी। इसके अलावा है विक्टोरिया। यहां मुख्य रूप से झीलें जो है इसके अंतर्गत आती है। यदि हम एक की बात करें, विक्टोरिया, नासिर और वोल्टा, तो वोल्टा जो है यहां घाना में है। कहां पर है? घाना में है, जो कि इसका भाग नहीं है। दूसरा है नियासी टंगनिका और किबू। इसका सही उत्तर है बी, नियासी टंगनिका और किबू, यह ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में स्थित है। टंगनिका पोपा की बात करें तो पोपा जो है यहां बोलीविया में है। कहां पर है? बोलीविया। और बोलीविया जो है कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। और इसीलिए सी, बी,
सही नहीं है। डी की बात करें तो आयर जो है यहां ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील यही है। और बेकाल की बात करें तो यह रूस में है, जो कि एशिया के अंतर्गत आती है। विश्व की सबसे गहरी जो झील है वह है बेकाल झील है, और इसीलिए इसका सही उत्तर है बी। और ग्रेट अफ्रीकन लेक्स को और ग्रेट लेक्स दोनों को अच्छे से याद करके जाना कि ग्रेट लेक्स में जो है 5 झीलें आती है, कैनेडियन शील्ड में भी 5 आती है, और ग्रेट अफ्रीकन लेक्स में कौन कौन सी आती है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? ए बेकाल झील, बी कैस्पियन सागर, सी वॉन झील, डी टिटिकाका झील। देखिए एक एक को लेके बात करें। सबसे पहले बेकाल झील यहां रूस में है, रूस में है, और यहां विश्व की सबसे गहरी झील है। कैस्पियन सागर यहां यूरोप और एशिया की सीमा पर यूरेशिया का भाग है, और यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वॉन झील यहां तुर्की में है, और यह विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील है। और टिटिकाका झील यहां बोलिविया में है, और यहां विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। तो इसका सही उत्तर होगा सी वॉन झील, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा लवणता वाली, यानी कि 330% से भी ज्यादा लवणता जो है इसमें पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इजराइल जॉर्डन की सीमा पर अवस्थित है? ए अरल सागर, बी कैस्पियन सागर, सी मृत सागर, डी भूमध्य सागर। देखिए यदि हम अरल सागर की बात करें तो यहां उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है। कैस्पियन सागर यहां यूरोप और एशिया की सीमा पर है। मृत सागर यहां इजराइल और जॉर्डन के मध्य एशिया महाद्वीप में है, और भूमध्य सागर यहां यूरोप और अफ्रीका के मध्य है। तो इसका सही उत्तर होगा सी मृत सागर, जो कि इजराइल और जॉर्डन की सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से प्रवाल के विकास के लिए आदर्श दशाओं में शामिल नहीं है। यानी कि प्रवाल, जिसे हम मूंगे की चट्टान, एटॉल के नाम से या कोरल के नाम से जानते हैं, उनका निर्माण के लिए कौन सी दशा शामिल नहीं है? पहला, प्रवाल का विकास उष्णकटिबंधीय महासागर में होता है। दूसरा, प्रवाल सामान्यतः गहराई वाले सागरों में पाए जाते हैं। सी, प्रवाल का विकास अवसाद मुक्त जल में होता है। और डी, प्रवाल के समुचित विकास हेतु औसत सागरीय लवणता 27 से 30 होती है। अब समझना, जो प्रवाल हैं यहां उष्णकटिबंधीय महासागर में होते हैं। यहां सही है कि उष्णकटिबंधीय महासागरों में सूर्य का प्रकाश जो है आसानी से पहुंच जाता है, और यहां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और इन पर जो है यहां समुद्री जीव विविधता के क्षेत्र भी होते हैं। प्रवाल सामान्यतः गहराई वाले सागरों में पाए जाते हैं। यह गलत है, क्योंकि गहराई वाले सागरों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए यहां जो है कम गहराई वाले सागरों में ज्यादा पाए जाते हैं, गहराई वाले सागरों में नहीं है। इसका सही उत्तर है बी, जो कि
आदर्श यानी प्रवाल के विकास के लिए आदर्श दशाओं में शामिल नहीं है। अब प्रवाल का विकास अवसाद मुक्त जल में होता है, यह भी सही है, ध्यान रखना अवसाद मुक्त जल में होता है। लेकिन यदि आता है पूर्णतः स्वच्छ जल, पूर्णतः स्वच्छ जल में जो है प्रवाल का निर्माण नहीं होता है, अवसाद मुक्त जो है मुक्त होना चाहिए, यानी कि एक रूप से पूर्णतः स्वच्छ जल जो कि इनके लिए हानिकारक होता है, इसलिए उसमें प्रदूषण नहीं होना चाहिए, लेकिन अवसाद जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अवसाद के कारण इनका जो है प्रवाल के अंतर्गत जो जीवाणु शैवालिया होते हैं तो वह श्वसन कार्य नहीं कर पाते, तो वह मृत हो जाते हैं। लेकिन पूर्णतः स्वच्छ होंगे तो वह अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाते, इसीलिए अवसाद मुक्त होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ मिश्रण जरूर होता है। और प्रवाल के लिए समुचित विकास के लिए औसत सागरीय लवणता जो है 27 से 30 होती है, लेकिन ध्यान रखना अधिक लवणता वाले लवणता वह भी जो है प्रवाल के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो कम लवणता यानी औसत लवणता यानी 27 से 30 कम लवणता होती है, वहीं पर ही प्रवाल का निर्माण होता है। तो इसीलिए प्रवाल को लेके एक बात जरूर पढ़ना, क्योंकि यहां जो है इकोलॉजी के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है, और इकोलॉजी के अलावा महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत भी इनके प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पानी का बगीचा कहा जाता है, पानी का बगीचा कहा जाता है? ए ग्रेट बैरियर रीफ, बी फुराफुटी एटॉल, सी मालदीव, डी बोट चैनल। देखिए पानी का बगीचा यहां ग्रेट बैरियर रीफ को कहा जाता है, इसका सही उत्तर है ए। और ग्रेट बैरियर रीफ यहां ऑस्ट्रेलिया के कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग है, और यहां प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां पर है? प्रशांत महासागर में स्थित विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वहां है ग्रेट बैरियर रीफ, जिसे पानी के बगीचे की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? ए नूबियन मरुस्थल, बी आटाकामा मरुस्थल, सी तनामी मरुस्थल, और डी पेंटागोनिया मरुस्थल। देखिए नूबियन मरुस्थल यहां अफ्रीका में है। कहां पर है? अफ्रीका। और अफ्रीका में जो सूडान और सोमालिया है, सूडान सोमालिया है, इरिट्रिया है, सूडान और इरिट्रिया सोमालिया वाला जो क्षेत्र है, यानी यहां कहें कि अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है वहां पर यहां स्थित है, और यहां एक उष्ण कटिबंध में स्थित है। कहां पर है? उष्ण कटिबंध में है, इसीलिए यह उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का भाग है। आटाकामा यहां दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत चिली में है, और यहां भी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। तनामी मरुस्थल यहां ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन जो भाग है वहां पर है, और यहां भी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का भाग है। लेकिन पेंटागोनिया के मरुस्थल की बात करें तो यहां दक्षिण अमेरिका में, कहां पर? दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में है। कहां पर है? अर्जेंटीना में है, और यहां एक शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण माना जाता है। इसका सही उत्तर है सी, कि निम्न में से उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा नहीं है? तो पेंटागोनिया का मरुस्थल यहां एक शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है, जिसे हम पेंटागोनिया का पठार कहते हैं। और यहां जो पेंटागोनिया मरुस्थल है यहां एंडीज पर्वत के
वृष्टि छाया प्रदेश में होने के कारण यहां पर मरुस्थलीय दशाओं का विकास हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करें। ए अमेजन वर्षावन एक्राउ, बी सहारा मरुस्थल बंतु, सी मध्य साइबेरिया याकूत, डी कालाहारी मरुस्थल बुशमैन। एक और विश्व के प्रमुख क्षेत्र हैं, दूसरी और उसमें कौन सी जनजातियां निवास करती है? तो अमेजन वर्षावन में जो जनजाति निवास करती है वहां एक्राओ सही है, और अमेजन वर्षावन यहां दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में, जो अमेजन नदी के आसपास उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कैसे हैं यहां? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, और इन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। सहारा का मरुस्थल यहां अफ्रीका में है। कहां पर है? अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी अफ्रीका में, और सहारा के मरुस्थल में बद्दू जनजाति निवास करती है। कौन सी? बद्दू जनजाति निवास करती है, बंतु निवास नहीं करती है। इसका सही उत्तर है बी। बंतु जो है यहां कांगो गणराज्य में, कांगो बेसिन में जो है यह निवास करती है। कांगो बेसिन में, कांगो बेसिन में बंतु और पिग्मी, यहां दो जनजातियां निवास करती है। मध्य साइबेरिया में, जो कि रूस के अंतर्गत है, और मध्य साइबेरिया में याकूत जनजाति निवास करती है, जहां पर याकूत का पठार है। और कालाहारी मरुस्थल में, यह भी अफ्रीका महाद्वीप में है, और इस कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। इसीलिए इसमें बी जो है सहारा का मरुस्थल बंतु, यहां एक असुमेलित युग्म है। अगला है, पूर्वी अफ्रीका में पाए जाने वाले लंबी घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ए लानोज, बी कैंपास, सी सवाना, डी वेल्ड। देखिए, सबसे पहले तो पूर्वी अफ्रीका की बात करें तो पूर्वी अफ्रीका जो है यहां किस में आएगा? यहां उष्ण कटिबंध में आता है। किस में आता है? उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंधीय, तो यहां पर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सवाना के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना, अफ्रीका में जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें हम क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। इसका सही उत्तर है वह है सी। लानोज की बात करें तो यह वेनेजुएला में है। वेनेजुएला जो कि कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। कैंपास यह ब्राजील में है, और यह भी दक्षिण अमेरिका में है। और यह दोनों ही कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। वेल्ड यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में यह शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान है, जिन्हें हम वेल्ड कहते हैं। अगला प्रश्न, विश्व में 10,000 धुआरों की घाटी स्थित है। ए इंडोनेशिया, बी इक्वेडोर, सी अलास्का, डी हवाई द्वीप। तो इसका सही उत्तर है सी अलास्का, जो कि यूएसए का भाग है। वहां पे 10,000 धुआरों की घाटी स्थित है। इंडोनेशिया यहां विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी जो है वह इंडोनेशिया में है। इक्वेडोर में कोटोपैक्सी और चिंबारोजी ज्वालामुखी है। और हवाई द्वीप यहां पर मोना लाओ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा
सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे बड़ा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह मोना लाओ हवाई द्वीप में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असुमेलित युग में एक और विश्व के प्रमुख बांध हैं, दूसरी और देश हैं। सबसे पहले बात करें इटेपू बांध, ब्राजील। यह सही है कि इटेपू बांध जो कि ब्राजील में एक नदी है जिसका नाम है पराना नदी पर यह स्थित है और यह ब्राजील की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना भी है। अस्वान बांध सूडान, यह गलत है। अस्वान बांध यह नील नदी पर, कहां पर है? नील नदी पर मिस्र में स्थित है, यह ध्यान रखना, सूडान में नहीं। हालांकि सूडान में नील नदी बहती है लेकिन बांध मिस्र में बनाया गया अस्वान बांध, तो इसका सही उत्तर है बी। करीबा बांध यह जाम्बिया में है और जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर यह स्थित है। और फरक्का बांध यह भारत में गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यह था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार, घास के मैदान, मरुस्थल, नदियां, परियोजनाओं को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर चर्चा की। और इसी तरह से आज हमारा यह महाद्वीप वाला जो पोर्शन है, विश्व के प्रमुख महाद्वीप, पर्वत, पठार, जिनको लेके जो महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी चर्चा हम लोग ने जो है जब महाद्वीपों का अध्ययन किया था उसमें नहीं किए थे या वहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन पर आज हमने चर्चा की। और अब जो 7 दिन की यहां हमारी जो सीरीज है उसमें हमने 3 दिन तक जो है भारत और विश्व के संदर्भ में अध्ययन किया है। और अब जो 4 दिन है, इन 4 दिन में हम लोग राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक, कृषि और आर्थिक संसाधन और भूगोल को लेके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण आंकड़े जो भी पूछे जाने वाले हैं उन पर जो है 4 दिन तक कंटिन्यू इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आने वाले हैं। और कंटिन्यू 4 दिन तक यानी 7 तारीख तक जो है हम उन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने की संभावना है। तो इसी तरह से लगातार आप जो है 7 तारीख तक हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए। कोई भी प्रश्न हमारा एग्जाम में गलत ना हो और हम जिस उद्देश्य के लिए हम तैयारी करें उन उद्देश्य में हम सफल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।